यूट्यूब चैनल पुण्याकृति के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार्क का सादर नमस्कार। बंधुओं, अभी मेरी कहानी मेरी जुबानी शीर्षक के अंतर्गत आप मेरी कुछ कहानियों को सुन रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, ये सारी कहानियाँ 60 से लेकर 90 तक के दशक के बीच, यानी 1960 से 1990 के बीच लिखी गई थी मेरे द्वारा, और समय समय पर प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न पत्रिकाओं में तथा आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित भी हुई थी। बाद में इन्हें फिलोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के लोकनाथ प्रकाशन ने इन्हें संग्रहित करके शंख की चूड़ी नामक कहानी संग्रह में प्रकाशित किया था। उस संग्रह की 3 कहानियां आप अब तक सुन चुके हैं। आज आपको उसी कड़ी की अगली कड़ी से हम परिचय करा रहे हैं। आज की कहानी है विडंबना। विडंबना। मनुष्य का जीवन बड़ा विडंबनापूर्ण है। यही हम इस कहानी में दर्शाना चाहते हैं। तो आइए सुनिए कहानी विडंबना। विडंबना। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखा है, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। ये पुरानी कविता है। बहुत बार आप इन पंक्तियों को सुन चुके होंगे। इसका शायर कौन है मुझे पता नहीं, और इस कहानी से शायर का कोई संबंध भी नहीं है। संबंध तो है इसके पात्र का। अधूरी पढ़ी पत्रिका एक ओर लुढ़की पड़ी थी। जाहिर है कि ये पंक्तियां उस पत्रिका में लिखी हुई थी। आंखों में थी ग्रीष्मकालीन दोपहरी की नींद की खुमारी, होठों पर थे गीत के बोल, और मस्तिष्क में था उपर्युक्त गीत की गहराई का आलोड़न। परंतु मन था कोसों दूर, किसी परिचित अपरिचित काली बेरहम सड़क पर भीड़ को तराशती चली जा रही किसी चिकित्सिका की तलाश में, एक विवश नारी मूर्ति के प्रत्यागमन की प्रतीक्षा में। इसी उहापोह में न जाने कब आंखें लग गईं। नींद के गर्त में पूरे तौर पर उतर भी न पाया था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई पड़ी। अनचाहे ही हाथ कुंडी की ओर बढ़े, मगर खींच के साथ। दोपहर में भी जरा चैन नहीं है। परंतु किवाड़ खुलते ही जिस हांफती चली आ रही अप्रत्याशित नारी मूर्ति को सामने सिमटी सहमी सी खड़ी हुई पाया, उसे देखकर ही आंखों पर यकीन न आया। अरे मधु, तुम इस समय और यहां? एक साथ दागी गई मेरे प्रश्नों की 3 गोलियों से वह तिलमिला सी गई। क्यों?
क्या मैं नहीं आ सकती इस समय यहाँ? क्या मेरा आना तुम्हें बुरा लगा? अरे नहीं मधु, के लघुत्तर के साथ फिर एक बार मेरा मन न जाने कहां कहां चक्कर मार आया। किसी जमाने में मधु मेरा क्लास फेलो रह चुकी है। आज से बरसों पूर्व जब हम दोनों पांडिचेरी सह शैक्षणिक विद्यालय में शिक्षा पा रहे थे, जीवन की गुत्थियों से विलग अनबूझ मासूम दिलों को लेकर, तब क्या पता था कि नारी एक विडंबना है। नर और नारी दो भिन्न तत्वों के कृत्य तो हैं। एक ही समोसे के दो छोरों को दो ओर से एक साथ दोनों दांतों तले दबाकर आधा आधा काट लेते और फिर एक दूसरे को चिढ़ाते कि मैंने ज्यादा काट लिया। बाला से युवती और फिर प्रौढ़ा बन आज वही मेरे सामने खड़ी है। किंतु क्या सच में वही है? मुकम्मल वही मधु? क्या आज भी हो सकेगा वही सब कुछ उसी दिन की तरह? असंभव, असंभव, बिल्कुल असंभव। वह दिन भी आज की तरह याद है। हम दोनों नवी में थे। इंटरवल के समय भागकर कैंटीन से ढेर सारा उपमा ले आई थी वह, और खेल खेल में ही उसकी कई पेड़ियां बना डाली थी। फिर मीठे नीम के छौंक से सुवासित सांभर में डुबोकर पानी पूरी की तरह एक मेरे और एक अपने मुंह में धरकर महातृप्ति की मुद्रा में मेरी गोद में अनचाहे ही लुढ़क पड़ी थी मधु। इसी बीच कबाब में हड्डी की तरह मिस नैयर आ धमकी थी। आंखें तरेर कर गुर्राई थी। ये क्या करता है तुम लोग यहाँ? ठहरो, हम हेड मैडम को कंप्लेन करेगा आज। गधे भर का छोकरा और शर्म नहीं आती लड़की के साथ स्कूल ग्राउंड में। उसी दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि लड़की कोई चीज है अलग, जिससे लड़कों को अलग रहना चाहिए। मिस नैयर के पीठ फेरते ही दूसरी पेड़ी मुंह में डालते हुए पूछ बैठा था मैं, क्यों मधु, क्या बात है? मिस नैयर ऐसा क्यों कह रही थी तुमसे अलग बैठने को? अल्हड़ मधु खिलखिलाती हुई खड़ी हो गई। चलो उठो, बड़े भोले बनते हो। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि अब हम जवान हो रहे हैं? और हड़बड़ा कर एकाएक सरक आई ओढ़नी को ठीक कर लिया था उसने। आज वही मधु ओढ़नी के बजाय आंचल का पल्लू संभालती परिचित अपरिचिता सी द्वार पर खड़ी थी। कमरे में मात्र एक चौकी के सिवा और कुछ साधन न था बैठने का, जिस पर मैं स्वयं बैठा समझ न पा रहा था कि क्या कहूं उसे। किंतु पल भर में ही खुद को सहेज कर बोल पड़ा, बैठो न मधु, क्या हर्ज है, दरवाजा तो खुला है। किंतु खुले द्वार के बावजूद अंतर मन में बंद चोर की धड़कनें तो बढ़ गई थी। दोपहर का सन्नाटा, कहीं कोई आ धमके, एक चौकी पर करीब बैठे एक पुरुष और एक नारी। कई सवाल उठेंगे, क्या जवाब होगा उनका? बहन, साली, मित्र या पुरुष और नारी के बीच
पुरुष और नारी के बीच संबंधों का खुलासा अनिवार्य है, थोड़ा जटिल भी। बड़ा विचित्र है हमारा समाज, बड़ा विचित्र है ये दुनिया, बड़ी विचित्र है ये दुनिया। मैं उलझन में था और वह निर्द्वंद। बैठो न कहते ही खटाक से बैठ गई। वह बैठ गई और मैं चुपके से जा घुसा सामान्य संवेष्टन में समीप बैठी प्रौढ़ा के अतीत तल में। गिलट और पीतल के नकली आभूषणों और कुमकुम काजल से सजी, आम की फांकों सी बड़ी बड़ी नशीली आंखों वाली मधु पल भर में ही किसी युवक को अनंग शर से बींध डालने की सामर्थ्य रखती थी। आज से पहले जब मैं मिला था उससे, परंतु वही आज बिना किसी वाह्याडंबर के, न आंखों में काजल, न गालों पर पाउडर, न होठों पर लाली, न हाथों में चूड़ियां भी नहीं, बस कलाई पर काली पट्टी वाली घड़ी, कपड़े भी अति सामान्य। न चाहते हुए भी पूछ बैठा, मधु ये क्या रूप बना रखा है तुमने? कम से कम हाथों में चूड़ियां तो। मेरी बात पूरी होने से पहले ही फीकी मुस्कान बिखेरती, होठ बिचकाती वह बोली, एक कहावत है ना, का पर करूं सिंगार पिया मोरा आन्हर। उन्हें तो मेरे सास सिंगार से कोई वास्ता नहीं रहा, फिर क्या जरूरत महंगाई के जमाने में बाहरी आडंबरों की। काजल और चूड़ी के बगैर भी तो मैं वही हूं। परमात्मा के दिए असली रूप को पोत पात कर, या सीधे कहो कि मुखौटा लगाकर, लोग किसको क्या दिखाना चाहते हैं? जरा ठहर कर, गहरी सांस लेकर, बड़ी आशापूर्ण नजरों से मेरी ओर देखती हुई बोली, शर्मा ब्रेवरीज के जनरल मैनेजर तुम ही हो ना? कल के इंटरव्यू का मैं भी एक कैंडिडेट हूं। देखो, भूल न जाना इस अभागन को। उत्सुकता और आश्चर्य से मैं उसका मुंह ताकने लगा, क्योंकि मुझे जरा भी यकीन न आ रहा था। जहां तक हो सका मैं अपनी याददाश्त पर जोर दिया। मधु की शादी किसी बड़े घराने में हुई थी। पति केंद्रीय सरकार में आला अफसर हैं, और आज यह क्या पहेली बुझा रही है? अपने आप से सवाल करते हुए मैंने पूछा, तुम बेवरीज में नौकरी करोगी? पति की कमाई क्या चुक गई, या तुम्हारी चूड़ियां वे पहनकर घर बैठ गए जो तुम लाठी सी हाथ लिए नौकरी की तलाश कर रही हो? कहां सौंदर्यवती गृह लक्ष्मी और कहां एक फर्म की स्टेनो? है कोई साम्य इन दोनों में? नारी आदर्श मंच पर अभी मैं भाषण देता, कुछ और कहता, परंतु बीच में ही उसने हुड आउट कर दिया, अरे छोड़ो जी इस खोखले आदर्श को, यह केवल वातानुकूलित कमरे का टेबल टॉक है। यथार्थ की धरती पर आओ तब कुछ पता चले। तुम्हें क्या मालूम, 4 बच्चों को घर में नानी के पास छोड़कर 5वीं को पेट में लिए सड़कों की खाक छानती फिर रही हूं। उन्होंने तो अलग ही घर बसा लिया है पर्सनल सेक्रेटरी लीना के साथ। ऐसी ही भरी दोपहरी में एक दिन गई थी उनके पास, खुद के लिए नहीं,
बच्चों पर रहम खाएं कम से कम, ये सोचकर। किंतु जानते हो क्या हुआ? धक्के मारकर सड़क का रास्ता दिखाया था। खबरदार, फिर कभी इस बंगले की ओर पैर न बढ़ाना, नहीं तो तोड़ कर हाथ में थमा दूंगा इन टांगों को, जिसे घसीटते हुए चली आई हो मेरी सुनहरी गृहस्थी में आग लगाने। कुतिया की तरह दर्जन भर बच्चे पैदा कर चली आई है रहम की भीख मांगने। खैर कहो कि लीना बाहर गई है, अन्यथा अनर्थ हो गया रहता अभी। लंबी सांस छोड़ती हुई मधु फिर कहने लगी, सुनने में आया है कि विधुर बताकर कोर्ट मैरिज किया है। क्या मैं भी मांग पूछ, चूड़ियां तोड़, विधवा बन निकल जाऊं किसी विधुर की तलाश में? परंतु फिर तो उसी नाव पर जा बैठूंगी जिसका पेंदा सड़ा हुआ है। पुरुष नारी की विडंबनाओं से खिलवाड़ करने वाला प्रकृति का नापाक करिश्मा। मधु के कोमल नथुने आवेश में फड़क रहे थे, वह बके जा रही थी। तुम भी एक पुरुष हो, तुम भी एक पुरुष हो। क्या यह नहीं जानते कि बच्चा जनने में पति पत्नी की कितनी भागीदारी है? 4 बेटे जन चुकी, इस बार भी बेटा ही है गर्भ में। अभी हाल का मेडिकल रिव्यू शायद तुमने नहीं पढ़ा होगा। औरत जब सेक्स में असंतुष्ट होती है तब मेल इशू की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। रेप केस में गर्भवती महिला ज्यादातर बेटा ही जनती है। यही कारण अधिकांश पुरुष, जिसे समाज और कानून ने पति का परमिट दे दिया है, निरंतर रेप ही तो करता आ रहा है पत्नी के साथ। ऐसा रेप जिस पर धारा 376 भी नहीं लगाया जा सकता। नारी की अस्मिता, नारी का अस्तित्व ही कहां रहने दिया है पुरुष ने। अतः मैंने भी निश्चय कर लिया है पांव से चलने का। बहुत चल चुकी अब तक बैसाखी के सहारे। क्षण भर के लिए वह रुकी, कलाई पर बंधी घड़ी देखी और फिर जरा मुलायम होकर कहने लगी, अधिक समय नहीं है मेरे पास। बोर्ड के अन्य मेंबरानों से भी मिलना है। वैसे तुम्हारी कृपा हो गई यदि, तो किसी से मिले बगैर भी काम चल जाएगा। मधु की राम कहानी मर्माहत कर गई मुझे। समुचित उत्तर के लिए शब्दों के जंगल में भटकने लगा। जी चाहा कि खींचकर उसे बाहों में भर लूं, अतृप्त होठों को मधुर चुंबन से सराबोर कर दूं, जिन्हें कभी किसी पुरुष का सच्चा प्यार नहीं मिला, जिसके कारण समस्त पुरुष जाति के प्रति उसके दिल में नफरत और घृणा का भाव भरा हुआ है। लगा कि कह दूं, मधु तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है बगैर इंटरव्यू के ही। चाहो तो तुम अभी इसी पल ज्वाइनिंग दे सकती हो। तुम्हारे द्वारा लगाए गए पुरुष मात्र के कलंक को पोंछने में हर संभव प्रयास करूंगा मैं। ठीक कुछ ऐसा ही तो इधर भी है। तुम सुहागन विधवा और मैं सपत्नीक विधुर। वह तो कब की मुझे छोड़कर जा चुकी है, किसी डोनर की तलाश में जो उसे मातृत्व दिला सके। मेरी इस सूनी गृहस्थी में रस का, बच्चों की किलकारियों के बगैर। मुझ भाग्यहीन सागर में लहरें तो हैं पर मोती नदारत।
फिर कौन गोताखोरी करेगा? तुम्हारे पति ने त्याग दिया इसलिए कि बहुत बच्चे जन्म दी तूने, और मेरी पत्नी ने मेरा बहिष्कार किया इसलिए कि मैं उसे बच्चा न दे पाया। विडंबना सिर्फ नारी नहीं, सृष्टि मात्र ही विडंबना है मधु। यथार्थ का टेप न जाने कब तक बजता रहा अंतर्मन में। बिना स्टॉपर का किवाड़ धड़ाक से बंद हुआ अचानक हवा के झोंके से, और मेरी तंद्रा टूट गई। देखा तो कमरा खाली था, अपनी सूनी गृहस्थी की तरह ही। बगल में पड़ी पत्रिका के पन्ने अब भी फड़फड़ा रहे थे, मानो कह रहे हों, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखा है, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं।